जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं जो 2024 के अगस्त में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में उन्हें सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा, क्योंकि पिछले पेपरों से ही जो है हमें पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और किस तरह के क्वेश्चंस हमें तैयार करके जाने होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है पेपर का, वो है कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। तो इसमें ऑप्शन है मार्क ट्वेन ने, हरमन मेलविल ने, वाशिंगटन इरविन ने, या फिर नथानिएल होथोर्न ने। तो इसका जो आंसर है वो है नथानिएल होथोर्न। नथानिएल जो होथोर्न थे, इन्होंने द स्कारलेट लेटर लिखी थी। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। तो इसमें ऑप्शन है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्नैपचैट। तो स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए जो है स्ट्रीक्स नामक सुविधा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसमें ऑप्शन है तंजावुर, मैसूर, कांचीपुरम और या फिर मदुरई। तो जो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम क्या थी, ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी। और जो मदुरै थी ये पांड्य राजवंश की राजधानी थी। और जो इसी के साथ जो तंजावुर है ये क्या थी, ये चोल राजवंश की राजधानी थी, ठीक है ना। और जो मैसूर थी, इसमें जो ये मैसूर है, मैसूर क्या थी, मैसूर ये वाडियार वंश की राजधानी थी। तो इस तरह से जो मदुरै थी वो पांड्य राजवंश की राजधानी थी, और जो तंजावुर थी वो चोल राजवंश की राजधानी थी, और जो मैसूर थी वो वाडियार वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। तो इसमें ऑप्शन है यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या फिर यह अपने सदस्य देशों के विशेषी जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, या फिर यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, या फिर यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड होता है FSB, ये क्या करता है, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि इन इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये करता है। और ये क्या है, जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है FSB, ये एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना इन्फॉर्म जो किया गया था इसे 2009 में किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको पता चल गया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुने गए थे वो चुने गए थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जो है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और जो जीएसटी जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। और इसके लिए जो जीएसटी जो आया था, इसके लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी बिल जो है जीएसटी को संविधान में ऐड करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो इसमें ऑप्शन है KW लाइन, 49वीं पैरेलल लाइन, या फिर सिगफ्रीड लाइन, या फिर सेंगर लाइन। तो जो इसका जो आंसर है वो है सिगफ्रीड लाइन। जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा होती है उसे हम कहते हैं सिगफ्रीड लाइन। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइनें बात कर लेते हैं। एक होती है 49 डिग्री लाइन जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है, ये जो है ये है कनाडा और अमेरिका बीच। ठीक है ना, कनाडा और ये अमेरिका के बीच है, एंड अमेरिका के बीच 49 डिग्री। आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं क्योंकि ये इन्हीं टॉपिकों से जुड़े हुए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो इन्होंने ये पूछा था फ्रांस और जर्मनी के बीच, पूछ सकते हैं कि कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी होती है, तो वो 49 डिग्री होती है। और ये उत्तरी अक्षांश है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और एक होती है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जो 38 डिग्री वाली होती है, जो 38 डिग्री होती है, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, ये होती है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। ये 38 डिग्री जो लाइन है ये नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना, और साउथ कोरिया, ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच। ठीक है ना, तो ये हमारे समझ में आ गई। 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, और 49 डिग्री जो है वो कनाडा एवं अमेरिका के बीच, और जो सिगफ्रीड है, ये सिगफ्रीड है फ्रांस और जर्मनी के बीच। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर है वो है, जो ये DGFT आता है वो आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ना तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ना ही ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ना ही ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत। ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और जो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो ये बात भी आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पीयूष गोयल। पीयूष जो गोयल है, गोयल यहाँ को लिख देता हूँ, ठीक है। तो पीयूष गोयल जो हैं हमारे देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन है सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर यूरेनियम। तो जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो तत्व आवश्यक होता है वो होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो होता है ये परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। जो यूरेनियम होता है ये ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। और जो थोरियम होता है वो अलग ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको पता होगी कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। जो नोएडा होता है वो उत्तर प्रदेश के जो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, और जो ग्रेटर नोएडा होता है वो भी गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही आता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है ना। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जून 2024 तक संघ केंद्र गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो जो केंद्र गृह मंत्रालय के प्रमुख का मतलब है यहाँ पर गृह मंत्री कौन है। तो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, वो है अमित शाह। अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। और जो राजनाथ सिंह है यहाँ पर ये सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, यानी कि रक्षा मंत्री। ऐसे हम लिख देता हूँ मैं सिक्योरिटी मिनिस्टर। और इन्हें तो आप बच्चा जानता है, ये हैं पीएम, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, पीएम प्राइम मिनिस्टर। राजनाथ सिंह हो गए सिक्योरिटी मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री। और अमित शाह हो गए गृह मंत्री। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। तो 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी मुंबई में। मुंबई में की स्थापना हुई थी। और जो इसने जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने ये इसकी कांग्रेस की स्थापना की थी वो थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये मुंबई में ही हुआ था, ठीक है ना। ये मुंबई में ही हुआ था। ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश, राइटिंग ऐसी आ रही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है।
तो जो भारत का पहला हवाई अड्डा है वो कोलकाता में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता या कलकत्ता, यहाँ पर क्या था, भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो जो जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो कितनी है, तो वो जो है वो होती है 20 लाख। और जो आयोग ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है उसका जो आंसर माना है वो ए और डी दोनों को माना है, यानी कि 20 लाख और 10 लाख दोनों को माना है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो ए और डी दोनों है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें जो है ना, जो पुलिस बोर्ड है, जो आयोग है, उसने दोनों को माना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमेज फिशिंग। तो इमेज फिशिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि इसके जो इमेज फिशिंग के द्वारा जो किया जाता है वो किया जाता है कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके, ठीक है ना, वो हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने में किया जाता है। ठीक है ना, ये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये समझ में आ गया होगा आपको इमेज फिशिंग क्या होता है। नेक्स्ट है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो जो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है वो कौन सी है, वो है जाग्रेब। जाग्रेब क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो मेक्सिको सिटी है ये मेक्सिको की राजधानी है, और जो ये डुब्रोवनिक है ये क्या है कि क्रोएशिया का एक बंदरगाह है। ये क्रोएशिया का एक बंदरगाह है। ठीक है ना, एक बंदरगाह नगर है ये, जो डुब्रोवनिक है ये क्रोएशिया का एक बंदरगाह नगर है। और जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड की राजधानी, जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड की राजधानी। तो ये समझ में आ गया होगा, जो मेक्सिको सिटी है वो मेक्सिको की राजधानी है, डुब्रोवनिक जो है ये एक बंदरगाह नगर है, और जाग्रेब जो है ये क्रोएशिया की राजधानी है, और एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या फिर यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, या फिर यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या फिर यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों की अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है भूटान, यानी कि भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब इसे क्यों जाना जाता है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हिमालय की घाटियों में जो आने वाले हिंसक एवं बड़े तूफान होते हैं उनके कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडर जोन कहा जाता है। ठीक है ना, और जो भूटान की राजधानी है वो थिम्पू है, और इसकी जो मुद्रा है वो नगुल ट्रम है,
जो इसकी मुद्रा है भूटान की वो नगुल्ट्रम है, और जो इसकी राजधानी है वो है थिम्पू, यानी कि भूटान की राजधानी थिम्पू। राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं। थिम्पू है, भूटान की राजधानी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैंने साइट से डाउनलोड किया है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो इसमें से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वो है गूगल। और जब गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये क्या है, तो गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है ये, इसलिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। इस पर हम चीज़ों को सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि गूगल जो है विश्व का जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है आज की तारीख में, यानी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो गूगल ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन जो त्वरित यूट्रोफिकेशन है, तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर ऊष्मी प्रदूषण। तो जो प्रदूषण संवर्धन जो यूट्रोफिकेशन होता है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, मतलब कि यूट्रोफिकेशन जो होता है वो जल प्रदूषण में होता है। अब ये कैसे होता है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि जो शैवाल और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और उनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का उपभोग कर लेते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होता है कि मछलियाँ मरने लग जाती हैं। तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन जो है मछलियों के लिए घातक सिद्ध होता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान जो आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, यानी कि चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ये क्या थे, ये आरबीआई के गवर्नर थे 1946 में। अब जो 1946 में आरबीआई के गवर्नर थे, और जो आरबीआई की जो स्थापना जो हुई थी वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जो राष्ट्रीयकरण था वो किया गया था 1949 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1949 में। 1949 में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओर्सवान स्मिथ। जो आरबीआई का जो इस समय गठन हुआ था उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे ओर्सवान स्मिथ। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। तो इसलिए 1946 में सीडी देशमुख थे, और बाद में भी जो है सीडी देशमुख थे। इस समय देश स्वतंत्र हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो जो नीति निर्देशक जो सिद्धांतों से जो संबंधित है वो है भाग 4, यानी कि भाग 4 में क्या दिया हुआ, नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हैं आर्टिकल 35 से 51 तक। क्या है ये? नीति निर्देशक तत्व में, और ये है भाग 4। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल जो 12 से लेकर के और 35 तक ये भाग 3 है, ये भाग 3 है। और इसमें 12 से 35 तक जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और 35 से 51 तक जो क्वेश्चन में है ये नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, और 1 से 4 तक भारत एवं संघराज्य क्षेत्र हैं, और 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। नागरिकता है 5 से 11 तक। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए लाइफ मिस स्पेंट जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये क्या है? ये आत्मकथात्मक संस्करण है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये कथात्मक संस्मरण है। और जो एक पुस्तक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पीटी नेहरू की। ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है। तो आसमान के जो नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का विकिरण, यानी कि बिखराव। तो इसका जो आंसर है ये है ए। श्वेत प्रकाश का विकिरण ये नहीं है, और जो जलवाष्प की उपस्थिति ये भी नहीं है, और वायु के कारण नीले रंग का प्रकाश ये भी नहीं है। तो जो आसमान के नीले रंग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का विकिरण। तो सूर्य के प्रकाश के विकिरण के कारण क्या होता है कि आसमान नीला दिखाई देता। वैसे जो आसमान का रंग होता है वो काला होता है, जो वास्तविक रंग होता है आसमान का वो काला होता है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है नीला। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? यानी कि उस समय 2024 का क्वेश्चन है। तो ये जो जुड़े हुए थे क्रिकेट से। तो इस तरह से के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि उस समय करंट में था। तो इस तरह से जो रमन सुब्बा हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये जो निकलती है ये महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकम से निकलती है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और ये गोदावरी नदी क्या है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें इन राज्यों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला है महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इन 5 राज्यों से होकर ये बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती है, प्रवरा है, मंजीरा है, साबरी है और प्रणहिता है। तो ये जो होकर बहती है 5 राज्यों से, इसमें पहला महाराष्ट्र
लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा तेलंगाना है TN, ठीक है ना, TL लिख देता हूँ तेलंगाना। और उसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश AR, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद इसमें जो है मध्य प्रदेश भी है MP, और एक है इसमें ओडिशा, ओडिशा जो है इसमें। ये 5 राज्य हो गए कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और MP और ओडिशा। तो इन 5 राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है। तो जो NHRC होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो जो वर्ष 1985 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो किया गया था युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 1985 को। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो क्या सहायता करती है? वो करती है गुणात्मक, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है। तो जो BRI की फुल फॉर्म होती है वो होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन ए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म होती है BRI की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो ऐसा कौन सा वो है? स्पैमिंग है, स्पीयर फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, या फिर स्किनिंग है। तो इसका जो आंसर है वो है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या होता है कि वही विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति जो घोषित की गई थी वो की गई थी जुलाई 2000 में, ठीक है ना। जुलाई 2000 में पहली कृषि नीति घोषित की गई थी। तो इसके तहत क्या है कि इस नीति में क्या खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि निर्यात बढ़ाने और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो अफ्रीका के जो आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं वो हैं रस कुक। तो इन्होंने क्या किया था कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई थी। और इन्हें क्या है कि जो ये रस कुक हैं इन्हें हार्डेस्ट गीज़र के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आर पार दौड़ लगाने के कारण क्या होता है कि हार्डेस्ट गीज़र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो ये जो देश है वो है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो बासमती की किस्मों की खेती के लिए जो कानूनी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान के खिलाफ की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। और एक है कि जो इन सभी संस्थाओं जिसके अंडर में आती हैं वो है ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो होता है ICAR, इसका जो गठन किया गया था वो 16 जुलाई को किया गया था। 16 जुलाई 1929 में इसका गठन किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। और इसी के अंतर्गत जितनी भी कृषि संस्थाएं हैं वो सभी आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो जो बार्ली चित्रकला है वो किससे संबंधित है? वो है महाराष्ट्र से संबंधित। जो बार्ली चित्रकला है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसके अलावा भी कुछ चित्रकलाएं हैं वो किससे संबंधित है, उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मधुबनी बिहार से संबंधित है, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, फुलकारी पंजाब से संबंधित है, टीका राजस्थान से संबंधित है, और कालीघाट पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और कोलम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है ना। आप मैं बोल रहा हूँ इन्हें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखने में थोड़ी जो है स्क्रीन पर समस्या हो रही है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे ही आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। तो जो चिकनकारी है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है ना, लखनऊ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका जो काम क्या है, और जो इसकी उत्पत्ति मान का जो श्रेय दिया जाता है वो मुगलों को दिया जाता है। और यह क्या है, यह कढ़ाई कला दरबारी परिधान और वस्त्रों पर प्रमुखतया से की जाती है। धीरे धीरे यह स्थानीय कारीगरों के बीच फैल गई और लखनऊ की पहचान बन गई। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो जो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है वो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तेल का रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, या फिर समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। तो जो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है वो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो इस तरह से महासागरीय जो अम्लीकरण का प्राथमिक कारण और समुद्री जल द्वारा CO2 को अवशोषित करना होता है। और क्या होता है कि यह CO2 महासागरों में घुलता है तो यह जल से मिलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाता है, जिसके कारण महासागर क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो चलिए आज के जो है हमने पेपर के में जितने भी GK GS के क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए हैं। ये टोटल 38 क्वेश्चन थे, 38। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हुए हैं जो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक हुए थे, टोटल ये 10 शिफ्टों में हुए थे और 5 दिन में हुए थे। तो 10 के 10 पेपर हम सोल्व कराने वाले हैं। उनके जितने भी GK GS के क्वेश्चन हैं हम सब सोल्व कराने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना अच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।